the channel, and today we are going to discuss important articles from the Hindu of 11 July 2023. So, without any further delay, let's get started. Before going on with the session, let's have a look at different articles that we are going to discuss in this session. So, one article is there from Social Justice, and it is about wastewater and the use of wastewater surveillance. There are two articles from Science and Tech. One is on AI and another one is on quantum computing and fermions. There are again two articles from International Relations. One is from China and Solomon Deal Science and another one is from Global South. Again two articles is there from Governance and it is about Article 370 and GST Tribunal. So we'll have a look at these different articles throughout this session. So the first article that we are going to discuss is about wastewater surveillance. So what wastewater surveillance means? Wastewater surveillance means surveying wastewater. अब इससे क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि अगर कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लें तो अगर कोविड-19 का जो चेकअप था, अगर हर एक इंडिविजुअल को कराना था तो बहुत दिन लग रहा था, लेकिन वेस्ट वाटर सर्वेलांस के थ्रू कम्युनिटी बेस्ड जो चेकअप है वो एक साथ पता चल जाएगा. मतलब एक कम्युनिटी में किसी भी आउटब्रेक का क्या ट्रेंड है वो वी कैन फाइंड दैट एट वन गो. ये जो है वेस्ट वाटर सर्वेलांस का एक एडवांटेज है. वेस्ट वाटर सर्वेलांस में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फीकल मैटर्स होते हैं, है ना, और फीकल मैटर्स में उसको एग्जामिन करके किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का क्या हेल्थ ट्रेंड है वो पता चल सकता है. सो विल सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट वाटर सर्वेलांस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच एंड इट आल्सो डजंट रिलाई ऑन इन्वेजिव सैंपल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स. अनदर वन इज इट कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ. ट्रेंड पता करके हम टारगेटेड एरियाज को या फिर फिक्स्ड एरियाज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट वाटर सर्वेलांस से हमको कम्युनिटी लेवल पे जो डिजीज पैटर्न है वो पता चलते हैं. इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन एनी वन सोर्स ऑफ डाटा एंड ऑफर्स अर्ली डिटेक्शन कैपेबिलिटीज. इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर सर्वेलांस इन इंडिया. Systematic sampling and analysis of wastewater from varied sources, including rural areas and urban areas or urban localities. So, wastewater surveillance अगर उसको और इंटीग्रेटिव बनाना है और उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो सबसे पहले हमको बहुत सारे ये सैंपल्स जो है इकट्ठा करने पड़ेंगे या फिर उनको सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा. और ये जो सैंपल्स होंगे वो केवल अर्बन एरियाज के ही नहीं होने चाहिए, वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों के होने चाहिए. It also includes integration of wastewater surveillance. It also includes testing of samples in designated laboratories to identify disease causing agents. तो designated laboratories होने चाहिए, recognized होने चाहिए, जो जिनके डाटा जो है वो responsive हो. Integration with existing surveillance mechanism such as public health laboratory network and the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. सो इस वेस्ट वाटर सर्वेलांस से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि इस वेस्ट वाटर सर्वेलांस का जो रिस्पांस है वो इंक्रीज किया जा सके, है ना. उसके बाद देयर इज आल्सो वेरी क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रेन्ड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्योंकि जो डाटाज प्रिपेयर होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले. तो ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो जो ये डाटा प्रिपेयर करें जो कि सच में रिस्पॉन्सिव हो, जिससे कुछ रिजल्ट निकले. सो इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड इन एडिशनल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम वेस्ट वाटर सर्वेलेंस. अभी हमने देखा ये कि ऐसे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनके जो डाटा इंटरप्रिटेशंस हैं इन सर्वेलांस से वो रिस्पॉन्सिव हो. It also ensures public health and all the public health departments at all levels should have access to wastewater surveillance in order to enhance disease monitoring
and making this surveillance more responsive. तो अगर ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल होगी तो ये जो डिजीज मॉनिटरिंग है वो और इफेक्टिव हो सकती है. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा शेयरिंग एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डाटा शेयरिंग या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटीग्रेट करना इसमें क्यों जरूरी है? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, cultivating an environment of accessibility and cooperative strategies within and beyond borders. तो एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ऐसा कि सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हो उनको इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो, और स्टेक होल्डर्स या फिर जो कोऑपरेटिव्स होंगे या फिर जो पार्टनर्स होंगे वो केवल अपने बाउंड्रीज तक के ही नहीं होने चाहिए, उसके बाहर के भी होने चाहिए. यानी इट इज आस्किंग अबाउट the collaboration with different countries or different organizations who are not based in India. Now, sharing wastewater surveillance data with global health agencies for collaborative efforts in disease tracking and mitigation. Okay, advocating for international commitments and support through platform like the G20. So, the platform like G20 and other platforms in which India is involved, it could be very beneficial for this particular cause, as it could provide funding, it could provide more advanced technology in order to tackle these problems, tackle outbreaks, and making this surveillance more effective. Political backing and funding. India's leadership at international platforms is actually providing a very good opportunity for the elevation of this significant purpose, and this providing a very innovative approach for this disease surveillance system. Again, leveraging India's position to advocate for enhanced public health, it would be very beneficial as it would depict India as a very concerned nation about the health and a very responsible nation about the people's health, not only its people but about the global people's health. Positioning India as a leader and coordinator in integrated public health surveillance through strategic collaborations and proactive leadership. So, if India is positioned as a leader in this sector, that would bring very significant collaborations, and that could lead to a very proactive leadership in tackling any future outbreak of disease. So, ये इस आर्टिकल में हमने वेस्ट वाटर सर्विलांस का यूज देखा, ये कैसे जो है एक कम्युनिटी बेसिस पे हम किसी भी डिजीज के ट्रेंड को टैकल कर सकते हैं, और उस डिजीज के ट्रेंड को पता करने के बाद हम उस आउटब्रेक को आसानी से रोक सकते हैं. क्योंकि इंडिविजुअली अगर हमारे देश का अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो इतने गैदरिंग्स और इतना पॉपुलेशन भी है, उसको इंडिविजुअली सपोर्ट करना उतना आसान नहीं. तो इससे अच्छा है कि कम्युनिटी बेस्ड जो है सर्विलांस हो, जिससे उस ट्रेंड का पता चले और फिर हम उस आउटब्रेक को रोक सके. सो दैट वाज इट इन दिस आर्टिकल. लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल, एंड इट इज अबाउट एआई एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स. But first of all, we'll see what is AI. So AI or artificial intelligence, it is nothing but the stimulation of human intelligence through a computer system. यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्टिमुलेट करना किसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एआई. यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करना. तो प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ एआई आर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, speech recognition, machine vision and machine learning. So these are some of the applications of AI. So now see what could be the positive effects of AI adoption at work. So recently a research paper was published whose title was Generative AI at Work. और इस रिसर्च पेपर से ये पता चला कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो 14% से बढ़ गई.
और उसके साथ साथ the customer satisfaction through customer service representatives have also increased due to the increment of productivity of the employees, and this resulted in more employee retention. And recently a survey was also conducted, and according to this survey nearly 70% believed that AI is assisting them in being faster. Now, AI's ability to generate human-like output is actually breaking down the communication barrier between humans and machines, and this could have a very significant effect on macroeconomy of any particular nation, and it could be beneficial and it could be detrimental also. So let's see what are the negative effects of AI. So first of all, AI has a very bad reputation that it could result in labor replacement. So as we all know that India is blessed with very great demographic dividend, and India is very much populous country and there is a requirement of more jobs. So if AI goes on replacing labor, so it could be very detrimental on macroeconomy. उसके साथ साथ ये सोशल वेलफेयर पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबर रिप्लेसमेंट होता रहा तो लोगों की अर्निंग जो है वो कम हो जाएगी, और लोगों की अर्निंग जब कम हो जाएगी तो इससे सोशल डिस्पैरिटी जो है वो समाज में बढ़ेगी. उसके साथ कंपटीशन भी बहुत ही इंटेंस हो जाएगा, बिकॉज एवरी एंटरप्राइज विल स्ट्राइव फॉर बेटर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इससे क्या होगी, कंपटीशन इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ कंपटीशन इंक्रीज होने के साथ साथ लेबर पे या फिर एम्प्लॉइज पे ज़्यादा दबाव बढ़ेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का. सो दिस वर सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एआई एडॉप्शन. So this was it in this article. Let's move on to a different article, and it is about China and Solomon Islands deal signs. So through this article, we'll see the geographic location of Solomon Island and Oceania, and we will also see the historical background of Solomon Islands. So Oceania is divided into 4 groups. One is Micronesia, Polynesia, Melanesia, Australia, and New Zealand. So these 4 groups comprises and forms Oceania. So as we can see through this map, Solomon Island comes under the Melanesia. So let's have a look at the historical background of Solomon Island. So during its colonial era, it was under British Empire. Then during First World War, it went under the German control, and then after its control was transferred to Japan. And after the World War, United Kingdom again got the control of Solomon Island. And again in 1978, Solomon Island got its independence, and it was established as constitutional monarchy with a parliamentary system of government and under the British Crown. Recently, there has been increment in the Chinese influence in this region. There was a security agreement signed between China and Solomon, which has made USA and Australia the most concerned countries. And the concern is that China might establish a military base in Solomon Island. And also, it could result in increment of China's influence in Pacific, which has been so far dominated by USA and its allies. And another aspect is that it could be seen as China is pushing itself between US and Australia. So what China is claiming? China is claiming that Solomon Island is a part of BR. बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था. बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है इट कंप्राइजेस ऑफ लैंड रूट, मैरीटाइम रूट और एयर रूट जो है इसका ये सोलोमन आइलैंड से होकर के गुजरता है. तो चाइना ये बोल रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ
BRI or through this Solomon Island, the connectivity between China and Central and South America could be established through the airways. So this was it in this article. Through this article, we studied the geographic location of Oceania and Solomon Island, and we also saw the historical background of Solomon Island. Let's move on to a different article, and it is about Global South. So first of all, we'll see what this term means Global South. So the Global South means a group of countries who are sometimes referred as developing, underdeveloped or less developed. So these countries are considered or referred as Global South, called as Global South. As many of these nations are located in Southern Hemisphere, especially in Africa, Asia and Latin America. And in general terms, these countries are considered poorer. These countries are seen to have a low level of income and high level of income inequality, low literacy rate, low life expectancy rate, and harsher living conditions than global north countries. The word Global South was first used by Carl Oglesby in 1969, who was a political activist. So I have also mentioned some words through which different groupings of different nations are referred. For example, First World. First World का मतलब होता है Advanced Capitalist Nations. Second World का अगर कोई रेफर करे, Second World कोई टर्म यूज करे, तो उसका मतलब होगा Socialist Nations, and it is primarily led by Soviet Union. And the Third World, it means Developing Nations. और ये जो है थर्ड वर्ल्ड बहुत बार लोग जो है अपने colonial mindset की वजह से यूज करते हैं. So what is the geopolitical significance of Global South? So Global South, it refers to different countries having different cultures from different geographic locations, different political establishment and different economy. But the majority of the nations in the Global South were under colonial and imperial dominance. तो मेजोरिटी में जो ये है ग्लोबल साउथ में जो नेशंस हैं, जैसे ब्राजील ले लो, इंडिया ले लो, अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, ये सब जो है कभी ना कभी colonial रूल के अंदर रहे. मेजोरिटी ऑफ देम, सब नहीं. They are given a totally different perspective on the link between the center and periphery in the global political economy, as articulated by dependency theorist. तो ये dependency theory क्या है वो देख लेते हैं. So this theory states कि the global south or the developing nations will be always dependent on advanced nations. और इसका रीजन ये है, the flow of resource will be from periphery towards the central nations or core nations. Central और core nations. क्या है कि ये दो ग्रुपिंग में ये पूरे नेशन को डिवाइड कर दिया है. एक होता है पेरिफेरी और एक होता है सेंट्रल और कोर नेशंस. तो ये डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का ये कहना है, ये जो पेरिफेरी नेशंस है यानी ये डेवलपिंग नेशन से बने हुए ये जो ग्रुप है, यहाँ से रिसोर्सेज जो हमेशा कोर नेशंस की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हमेशा के लिए ये जो पेरिफेरी ग्रुप है ये डिपेंडेंट रहेगा कोर नेशंस. तो दिस इज द डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट. तो इस थ्योरी की वजह से अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है ग्लोबल साउथ को लेकर. As China, India, United States and Indonesia are predicted to be the top 4 economies by 2030. और इसमें से 3 जो है this will be from global south. And the significance of global south could be understood by this statement that G7's GDP, G7 grouping, this includes most advanced countries. So these groupings GDP has been surpassed by the countries in BRICS grouping.
यानी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल साउथ से हैं मेजोरिटी में, इनकी जीडीपी जो है G7 ग्रुपिंग्स के जीडीपी को सरपास कर चुकी है. So through this we can understand or get a view about geopolitical significance of the global south. So then comes what can be the challenges before the global south. तो ग्लोबल साउथ जो है उसपे बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करने हैं, और उसमें जो है उसमें 3 क्रूशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो देयर वाज क्राइसिस ऑफ एनर्जी एंड क्राइसिस ऑफ फर्टिलाइजर व्हिच लेड टू द प्राइस राइज ऑफ दीस टू इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज. सो एक जो इशू है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे, दूसरा ड्यू टू द पावर राइवलरी बिटवीन द ग्लोबल साउथ नेशंस there has been an impact on global decision making. तो ग्लोबल साउथ नेशंस के अंदर ही पावर राइवलरी है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है ग्लोबल सिचुएशंस पे या फिर ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया. अगेन द अदर इशू इज द नीड फॉर मल्टीलैटरल डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, और इसका वन ऑफ द रीजन यही है पावर राइवलरी. मल्टीलैटरल जितने भी ग्रुपिंग्स है, फॉर एग्जांपल हमने अभी एससीओ में देखा कि भारत जो है DRI से अब्सटेन कर गया. जैसे कि चाइना जब G20 की मीटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान के कारण वो जो है उस मीटिंग को जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रही थी उसको बॉयकॉट करा. हालांकि वो भी ग्लोबल साउथ और साउथ का हिस्सा है, और साथ ही साथ एससीओ में ब्रिक्स में भी भारत के साथ है. तो ये मल्टीलैटरल जितने भी फोरम्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो है उतनी इफेक्टिव नहीं हुई है. तो इसको जो है इस डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म को और रिफॉर्म करने की जरूरत है. सबसे बड़ा जो इशू है इट इज अबाउट द नेसेसिटी टू रीथिंक अबाउट द नॉर्मेटिव आइटम्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. अगेन India's approach towards global south, as it is one of the leader of the global south. So far, India has provided a voice that global south needed. For example, it has asked for the more inclusive United Nations Security Council, and it has also provided a different perspective towards democracy. और ये जो टॉपिक्स हैं, दो पॉइंट्स हमेशा ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज के बीच में, ग्लोबल नॉर्थ जो अपने आप को डेमोक्रेसी का फ्लैग बेरर मानता है, उनके बीच में हमेशा इन दो टॉपिक्स पे हमेशा स्पेशली डेमोक्रेसी पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है. बट इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड इट इज कंटिन्यूअसली आस्किंग फॉर अ मोर इंक्लूसिव यूएनएससी बाय रिफॉर्मिंग द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. तो इससे जो है ग्लोबल साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो पाएगा. साथ ही साथ देयर इज आल्सो अ वेरी सडन रिक्वायरमेंट ऑफ एन अप्रोच व्हिच कुड रिजल्ट इन मोर एनर्जी सिक्योरिटी इन these nations. So these are the approaches that India is taking towards global south. So this was it in this article. Through this article, we saw what is global south, what is the significance of global south, and how India could be a great leader in global south and global south movement, and how India is providing a voice that global south is needed. So let's move on to a different article, and it is about dilution of Article 370. तो आर्टिकल 370 जो है फिर से न्यूज में, और ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर हुई थी और इसके रिगार्डिंग सेंटर ने एफिडेविट फाइल किया. हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है और सेंटर ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Article 370, it provided autonomous power to state.
which state? Jammu and Kashmir. And again, it has its own constitution and its own flag. Therefore, it restricted the legislative power of the Indian Parliament. And again, it allowed the state to have its own constitution, separate flag, and control over its most of the laws. लेकिन इसे 5 अगस्त 2019 को रिवोक कर देगा. Its significance of the changes that were made to Article 370. क्या क्या चेंजेस हुए थे? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हुआ into जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. और इसके बाद क्या हुआ कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, people of Jammu and Kashmir could enjoy the same fundamental rights as other Indian citizens. As laws passed by the Indian Parliament are now going to be applicable in Jammu and Kashmir also. And there was also removal of Article 35A. So let's see what 35A was. It gave special rights and privileges to the permanent residents of Jammu and Kashmir, which allowed the state legislature to define who qualified as permanent residents. ये जो गवर्नमेंट है इसी आर्टिकल का यूज करके कभी कभी बायस्ड लेजिस्लेशंस ला सकती थी या फिर बायस्ड परमानेंट रेसिडेंट्स लिस्ट ला सकती थी. और ये जो बायस्डनेस है वो रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता था या फिर टेरिटरी के बेसिस पे हो सकता था, है ना. अब जो एफिडेविट फाइल की गई है सेंटर के द्वारा उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है वो देख लेते हैं. तो उस एफिडेविट में बोला गया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है जेएंडके में, साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं और उसके साथ दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वो भी प्रॉपर्ली और स्मूथली जो है फंक्शन कर रहे हैं. जो डेली स्ट्राइक्स हुआ करती थी, स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी आर्मी पर्सनल्स पे या फिर शटडाउन हुआ करती थी, वो सब लगभग खत्म हो गई. उसके साथ इस एफिडेविट में 3 टियर पंचायती सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट की भी बात कही गई. लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स यानी ऐसे इवेंट्स जहाँ पे ये सारे इवेंट हुआ करते हैं जैसे डेली स्ट्राइक्स, स्टोन पेल्टिंग, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाता था, ऐसे इवेंट जो है लगभग 97% कम हो गए. टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो 45% कम हो गई. और साथ ही साथ टूरिज्म में भी इंप्रूवमेंट है. जैसे कि हाल ही में G20 जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है जिसको अभी हमने देखा कि चाइना ने बॉयकॉट किया था, तो वो मीटिंग भी और पाकिस्तान ने, तो वो मीटिंग भी कहाँ पे हुई? श्रीनगर. So this was it in this article. और इस आर्टिकल में हमने आर्टिकल 370 के बारे में देखा, 35A देखा और जो एफिडेविट फाइल की गई उसके बारे में देखा. जो नेक्स्ट आर्टिकल है इट इज अबाउट जीएसटी ट्रिब्यूनल. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इट इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी व्हिच हैज टू बी, अभी तक नहीं एस्टैब्लिश हुई लेकिन इसकी बातें हो रही हैं. इट हैज टू बी established to resolve dispute under the GST laws, and its purpose is to hear appeals against the orders passed by first appellate authorities. तो जीएसटी ट्रिब्यूनल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में वैसे केसेस या फिर वैसे हियरिंग्स होंगी जब कोई भी पर्सन जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं, वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आ सकता है जो जिसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होगी. What is the need to create an appellate tribunal? फिलहाल जो है किसी भी कोई भी अगर डिस्प्यूट हो अथॉरिटी से तो टैक्स पेयर को कहाँ जाना पड़ेगा? सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा. और हाई कोर्ट ऑलरेडी बहुत बर्डन है तो जस्टिस के लिए बहुत समय लग सकता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल 6 मेंबर कमेटी जो है एस्टैब्लिश की है टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. जो स्ट्रक्चर होगी कमेटी की उसको डिटरमाइन करना है और ये जो स्ट्रक्चर होगा यानी जो कंपोजिशन होगा कमेटी और साथ ही साथ जो डिफरेंट टियर पे स्ट्रक्चर होगा जैसे कि नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, तो उसका कंपोजिशन क्या होगा इसके बारे में भी ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी. तो नेशनल बेंच जो होगा
अभी ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश नहीं हुई है, तो जो डाटा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है वो ज्यादातर नेशनल बेंच के ही ऊपर, स्टेट और रीजनल या फिर लोकल एरिया लेवल पे जो अपेलेट ट्रिब्यूनल होगी उसके बारे में डाटाज या फिर इंफॉर्मेशन नहीं। तो जो नेशनल लेवल पे बेंच होगी उसका जो हेड होगा वो या तो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का। एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंटर से और एक टेक्निकल मेंबर होगा स्टेट से। जो लोकेशन होगा वो न्यू दिल्ली में होगा, और जो दूसरे जजेस होंगे या फिर जो दूसरे मेंबर्स होंगे वो जीएसटी एक्ट के थ्रू और जीएसटी काउंसिल के थ्रू नॉमिनेट किए जाएंगे। पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या होंगे इस ट्रिब्यूनल की? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल will be deemed as a civil court. इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होगी। It can pass orders and directions for the recovery of due amounts, enforcement of orders, or rectification of mistakes. It also has the power to impose penalties and revoke or cancel registrations. It can take other measures which are necessary to ensure compliance with GST laws. So these are the powers and functions of GST appellate tribunal, जो कि अभी एस्टैब्लिश नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है तो उसके रिक्वायरमेंट को पता कि क्यों जरूरी है। The next article is about quantum computing and Majorana fermions. सबसे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्म्स जो है आपको बताना चाहूँ। सबसे पहला जो टर्म है वो फर्मियोन्स है। तो फर्मियोन्स को समझने से पहले आप इतना समझे कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक है फर्मियोन्स और दूसरे पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बोसॉन पार्टिकल्स। फर्मियोन्स जो है किसी भी मैटर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फर्मियोन्स, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कोई भी मैटर जो है फर्मियोन से ही मिलकर बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एक तरह के फर्मियोन्स हैं। बोसॉन पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को ग्लूड रखता है, यानी इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स जो है एक तरह के क्या है, बोसॉन पार्टिकल्स, ठीक है। फर्मियोन्स जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक डिराक फर्मियोन और एक जो है म्यूराना फर्मियोन। फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल हैं जिनका एंटी पार्टिकल भी होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके सेम मास का लेकिन इसके जस्ट अपोजिट चार्ज का एक एंटी पार्टिकल होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। सेम मास होगा, इतना ही मास होगा, इसका चार्ज अलग होगा। एंटी पार्टिकल्स वो होते हैं जो मासेस उनके सेम हो लेकिन चार्ज जो है जस्ट अपोजिट हो। जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी प्रोटॉन। ये सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, फर्मियोन्स बनाते हैं। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन, पॉजिट्रॉन भी फर्मियोन, प्रोटॉन भी फर्मियोन, एंटी प्रोटॉन भी फर्मियोन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद फर्मियोन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है ड्यूलॉक फर्मियोन और दूसरा जो है वह है म्यूराना फर्मियोन। ड्यूलॉक फर्मियोन क्या है कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल जो है दूसरा कोई होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, यानी एक दूसरा पार्टिकल।
लेकिन न्यूरोना फॉर्म्यूल्स वैसे फॉर्म्यूल्स हैं, ये हाइपोथेटिकल है, अभी ये प्रूव्ड नहीं है। हाल ही में जो रिसर्च आई है एंटी पार्टिकल्स के ऊपर, तो ये भी कुछ दिन और आगे आएगी तो इसके बारे में क्लियर पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये जो न्यूरोना पार्टिकल्स हैं ये क्या थे, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हाइपोथेटिकल, यानी ऐसे फॉर्म्यूल्स जो खुद के ही एंटी पार्टिकल, क्या है, खुद के ही एंटी पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल जो खुद को ही एनाइलेट करे। हाई एनर्जी फिजिक्स में एनाइलेशन एक टॉपिक है कि जब एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जो है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, या तो एनर्जी रिलीज होगी, नहीं तो एक दूसरा पार्टिकल जो है, जैसे न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज मिलेंगे तो बोसॉन पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हाई एनर्जी फिजिक्स या फिर इसको पार्टिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। तो इसका अब इस फॉर्म्यूल का, यानी जो न्यूरोना पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का यूज क्या है और ये क्वांटम कंप्यूटिंग को चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले क्यूबिट समझते हैं, और क्यूबिट्स का रिलेशन क्या है सिग्नल्स के साथ वो समझते हैं। जैसे कि क्यूबिट्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास अलग अलग ओरिएंटेशन, ठीक है, तो सिंपली हम बोले अलग अलग ओरिएंटेशन है आसानी समझने के लिए, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो किसी एक को हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक जीरो होता है और एक वन होता है, तो एक को हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं और एक को वन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे हम क्वांटम बिट्स को इलेक्ट्रॉनिक बिट्स से कंपेयर कर सकते हैं। इसको जो है ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे कि किसी ने अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा है क्लास 12 में, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को हम एक फील्ड होल से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस को हम एक एम्प्टी होल से दिखाते हैं। तो फील्ड होल को हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और एम्प्टी होल को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक बिट्स से क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक बिट्स जैसा ही काम कर रहा है, इसी से हम रिलेट कर सकते हैं इसको। लेकिन फॉर्म्यूल्स जो है इसको ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म्यूल्स ज्यादा वैरायटी कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर्म्यूल्स ऐसे हैं जो खुद के एंटी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन वाला ले लें कि जब फील्ड है तो यानी इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस जो है फील्ड होल है और एब्सेंस जो है एम्प्टी होल, यानी 1 जो है फील्ड है और 0 को हम कंसीडर करेंगे एम्प्टी होल। लेकिन फॉर्म्यूल जो है वो दोनों आधे आधे भरे हैं और आधे आधे खाली हैं। तो अगर कोई भी बिट है क्वांटम बिट, या तो इस स्टेट पे रह सकता है या फिर इस स्टेट पे रह सकता है, यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे वो एक ही स्टेट पे रह सकता है। लेकिन फॉर्म्यूल्स के साथ ये है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे दो स्टेट्स को एक्सप्रेस करता है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग का जो स्कोप है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि और सारे जो है आउटपुट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जो आर्टिकल में है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिराक, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई 1928 में, और उन्होंने ही पहली बार पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया। उसके बाद 1937 में एक साइंटिस्ट आए न्यूरोना, और उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो खुद के ही एंटी पार्टिकल्स हैं, और इसी से एक दूसरी क्लासिफिकेशन बनी, यानी दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक डिराक फॉर्म्यूल्स और एक न्यूरोना फॉर्म्यूल्स। न्यूरोना जीरो मोड्स जो हैं दे आर सिमिलर टू द न्यूरोना फॉर्म्यूल्स। एक्चुअली
ये जो है बाउंड स्टेट है फॉर्म्यूल्स का। और एक्चुअली ये जो फॉर्म्यूल्स हैं ये खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया। और साथ ही साथ इनके पास एक स्पेसिफिक क्वांटम नंबर और इनका जो यूटिलाइजेशन है वो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया जाए। अब ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये भी एक प्रोपोज्ड क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है, अभी तक ये भी डिजाइन नहीं कर पाया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो है इस पे काम भी कर रहा है। एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में बताना हो कि टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, तो एक वेरी लो एनर्जी स्टेट पे स्पेस टाइम के थ्रू एक ऐसे कंप्यूटिंग मैकेनिज्म जो है वो तैयार करना जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग में ज्यादा स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यही जो है टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी भी है, टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी ये जो है रशियन साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दी हुई है। और इसमें क्या है, अनलाइक रेगुलर क्यूबिट्स व्हिच आर फ्रेजाइल, qubits based on Majorana zero modes can resist decoherence and maintain encoded information for extended periods। तो जो रेगुलर क्यूबिट्स होता है वो क्या होता है, फ्रेजाइल होता है, लंबे समय तक वो नहीं सस्टेन कर सकते, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया ये जो है हाई एनर्जी फिजिक्स, और किसी पार्टिकल के पास अगर हाई एनर्जी होगी तो उतना ही जल्दी वो लूज करके वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश में लग जाएगा। तो ये हाई एनर्जी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और ये जो फॉर्म्यूल्स है, ये म्यूराना फॉर्म्यूल्स, ये कंडेंस्ड थ्योरी पे बेस्ड है। कंडेंस्ड थ्योरी जो है एक बहुत ही लो एनर्जी स्टेट को पोस्टुलेट करता है कि एक ऐसा लो एनर्जी स्टेट होगा जिसमें पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इस स्टेट पे, लो एनर्जी स्टेट पे जो क्यूबिट्स हैं वो उतनी फ्रेजाइल नहीं होंगे और ज्यादा समय तक इंफॉर्मेशन जो है रिटेन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, Majorana zero modes utilize topological degeneracy where system can exist in multiple states at the lowest energy level। वही मैंने बताया कि जो फॉर्म्यूल्स होते हैं वो एक साथ दो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। जैसे बाकी के जो फॉर्म्यूल्स हैं, जैसे कि म्यूराना फॉर्म्यूल्स के अलावा वो फॉर्म्यूल्स एक साथ दो स्टेट में नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि डिराक फॉर्म्यूल, फॉर एग्जांपल डिराक फॉर्म्यूल का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक प्लस है तो एक माइनस होगा, यानी एक अगर मैटर है तो एक एंटी मैटर होगा। मैटर और एंटी मैटर जो है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से ही मिलकर बनता है। तो यानी एक जो है पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, हर एक चीज जो है पेयर में। लेकिन ये जो म्यूराना फॉर्म्यूल्स जो है इस पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है कि वो एक साथ एक टाइम पे वो दो स्टेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही लो एनर्जी लेवल पे। और ये बाकी जो फॉर्म्यूल्स है, सॉरी, हाई एनर्जी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है। तो यानी ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही हाई एनर्जी पे होते हैं, तो इनसे इसके वजह से ये बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाते हैं और इसलिए इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये लो एनर्जी लेवल पे जो पार्टिकल होगी वो ज्यादा समय तक एनर्जी को सस्टेन कर सकेगी। और साथ ही साथ इसके साथ एक और एडवांटेज ये है कि ये स्कोप को इनहांस कर देगा। These modes can store information based on different topological properties, ensuring information retention and protection. Same चीज। It also exhibits non-abelian statics, enabling algorithms with increased degree of freedom for complex computers. Challenges. What are the challenges and progresses in this field? तो क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जैसे कि अगर एक पार्टिकल है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, तो मान लो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या फिर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, ये एक ही इसी लाइन के अलॉन्ग जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन यानी अगर पॉजिटिव है उसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम
अगर निगेटिव है उसके पास एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स को मिला दें तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही हम ऐसे ही बोल सकते हैं 1 और 0 को, यानी इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके पास भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर हम ऐसे एक पार्टिकल की बात करें जो 1 भी है और 0 भी है ना, वो 1 भी है और क्या है 0 भी है, तो एक ही पार्टिकल के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो इससे जो है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन में क्या होगी, आसानी होगी, और एल्गोरिथम जो है और एल्गोरिथम का स्कोप जो है वो और बड़ा हो जाएगा। चैलेंजेस और प्रोग्रेस क्या है, तो न्यूरॉन जीरो मोड को क्रिएट करना जो है सबसे बड़ी चैलेंज, क्योंकि अभी तक बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं और कोई भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के जो रिसर्चर्स हैं वो हाल ही में उन्होंने टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर जो है, जो कि इंजीनियर की थी, टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर, जो कि एक बहुत ही अभी तक का सबसे पॉसिबल चांस है कि ये जो है न्यूरॉन जीरो मोड को क्या कर ले, अचीव कर ले। So this was it in this article, Science and Tech article. In this article, we studied about fermions, particles, antiparticles, what is न्यूरॉन जीरो mode, and what is the use of this न्यूरॉन fermions. So I hope ये सेशन जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। So इस सेशन का जो पीडीएफ है that will be at my telegram channel, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो आप CNA by रौनक सर्च करेंगे तो वहां से जा करके ज्वाइन करने के बाद उसको डाउनलोड करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू।